देखिए आपने मनी 9 की एक खास रिपोर्ट और अब इस पर बातचीत करते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर शेयरों में ट्रेडिंग के जरिए मोटा मुनाफा कूटने की सलाह देने वाले तमाम ग्रुप सक्रिय हैं। इस बारे में लोगों का भरोसा जीतने के लिए लगातार इंस्टाग्राम जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग बम्पर रिटर्न हासिल करने के स्क्रीनशॉट डाले जाते हैं। ऐसे सलाहवीरों के झांसे में नए निवेशक ज़्यादा आते हैं। अपनी मेहनत की कमाई गंवाने के बाद उन्हें हकीकत का एहसास होता है। इस तरह के निवेश सलाहकारों पर क्या भरोसा करना सही है? निवेश के लिए कहां से मिलेगी सही सलाह? निवेश की सलाह देने के लिए कौन से लोग अधिकृत हैं? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण कुमार मंत्री जी। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है जागते रहो के इस मंच पर आपका। और अभी आपको हमने रिपोर्ट दिखाई। अब इस तरह के बहुत सारे, और ख़ास तौर से जब बाज़ार में हम देखते हैं कि तेज़ी आ रही हो तो लोगों को कन्विंस करना बहुत आसान हो जाता है। लोग अपने आस पड़ोस में तमाम जगहों पर देखते हैं किस तरह के रिटर्न मिल रहे हैं। कई लोग आस पड़ोस की सलाह पे, और कुछ लोग तो बाकायदा बताते हैं कि वो एक्सपर्ट हैं। सेबी के नियमों के तहत कौन से लोग बाजार में निवेश की सलाह देने के लिए अधिकृत हैं? पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए नमस्कार विपुल जी। देखिए दो तरह के लोग हैं जो अगर सेबी के हिसाब से देखें तो वो एडवाइस दे सकते हैं। तो रिसर्च एनालिस्ट जो लॉ है, जो सेबी के अंडर, अगर उसके अंडर रजिस्टर्ड है तो वो दे सकते हैं। और रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, वो भी जो सेबी के अंडर आते हैं, सेबी के अधिकृत होते हैं, वो लीगली अपने क्लाइंट्स को या रिटेल लोगों को, किसी को भी एडवाइस दे सकते हैं। सेकंड, जो ब्रोकर्स होते हैं, अगर कोई स्टॉक ब्रोकर है, उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन अंडर सेबी कराना होता है एज ए रिसर्च डिवीजन। अगर ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को भी सलाह देना चाहता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, ट्रेडिंग कॉल्स हो गया, उनको भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग से सेबी के अंडर कराना होता है। अगर कोई ब्रोकर आपको एडवाइस दे रहा है तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो ब्रोकर जो है वो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड हो और रजिस्ट्रेशन उसका नंबर आ चुका हो। ऐसे ब्रोकर्स आपको सलाह दे सकते हैं। और दूसरे जो होते हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं, जो सेबी के अंडर आते हैं एज ए आरए और एज ए आरआई जो रजिस्टर्ड होते हैं, वो भी अपने क्लाइंट्स को सलाह दे सकते हैं। तो कुछ गिने चुने लोग हैं जो एडवाइस दे सकते हैं, जिनका सेबी रजिस्ट्रेशन आ चुका होता है और जिनको सेबी से एक पर्टिकुलर नंबर आ चुका रहता है। उस पर्टिकुलर नंबर उनको डिस्प्ले करना होता है अपने वेबसाइट पे और अपने किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे। अगर वैसे लोग अगर आपको अप्रोच करते हैं तो पहले उनको उनके बारे में जान लीजिए, फिर उनकी एडवाइस के ऊपर अपना काम करें। और आजकल तो हम देखते हैं कि हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया पे बाकायदा दावे पेश किए जाते हैं। इतने दिन में इतने रिटर्न आप, हम लोग शो करते हैं, कई बार हम लोगों के शो के कमेंट बॉक्स में लोग कहते हैं कि इतने रिटर्न आ रहे हैं, यहाँ पे सब ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे इतने फ़ीसद का रिटर्न है। बहुत लोग मोटे पैसे भी लोगों से लेने लगते हैं। और जब बाज़ार तेज़ी में होता है तो कई जगहों पर हम देखते हैं कि उनकी सलाह काम भी करती है, और लोग उस आगे चल करके फिर उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए जब बाजार तेजी में होता है तो मुझे भी काफी मैसेजेस आते हैं कि आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले लीजिए, निफ्टी का ऑप्शन लीजिए, डेरिवेटिव्स के मैसेजेस आते हैं, कैश के मैसेजेस आते हैं। देखिए ऐसी चीजों में वही कह रहा हूँ, जब भी आप किसी से एडवाइस ले, पहला रूल आप ये बनाएं, पहले ये जान ले कि वो जो एडवाइस देने का उसको हक है या नहीं, उसका सेबी रजिस्ट्रेशन है या नहीं। अगर वो सेबी से अधिकृत है और उसका खुद की कंपनी, खुद की इंडिविजुअल एज अ रजिस्टर्ड है सेबी के अंदर, तभी वो आपकी एडवाइस दे सकता है। और दूसरा ये देख ले, अगर वो सेबी के अंडर नहीं है, अगर वो आपसे आपका पीएमएस संभालने के लिए या पोर्टफोलियो संभालने के लिए कह रहा है, तो वो सेबी के अंडर अधिकृत नहीं होता है और उसको अपना पोर्टफोलियो नहीं देना चाहिए। तो पहली चीज आपको यही देखनी है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर रजिस्टर्ड है देन उसका बैकग्राउंड चेक करिए, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो होता है, अपनी जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है अपने वेबसाइट पे डाली होती है, तो वो भी चीज आपको चेक करनी है कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। तभी उस एडवाइजर से जाके आप 1-to-1 कन्वे करिए, 1-to-1 बातचीत करिए, तभी आप उसकी एडवाइस आप खुद लीजिए। अगर आपको किसी से एडवाइजर से कभी मिले नहीं है, उनकी सिर्फ आपको एसएमएस से आप राय ले रहे हैं, तो वो काफी घातक हो सकता है। लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में ब्रोकर और कंपनियां भी जो है वो पेड सेवाएं भी देने लगी हैं। इस तरह की सेवाएं जो हैं वो किस तरह के निवेशकों के लिए सही हैं? लोग कहते हैं कि इतना पैसा दीजिए और हम आपका पैसे जो है वो हम मैनेज करेंगे, या कुछ परसेंटेज जो प्रॉफिट का होगा वो हमको इतना दीजिए। ये जो तमाम रिटेल निवेशक चूँकि बड़ी संख्या में घुस रहे हैं, और हम देख रहे हैं रिकॉर्ड नंबर के पे डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग इस तरह के ट्रैप में फंस रहे हैं, बड़े नुकसान भी लोगों को हो रहे हैं। क्या सलाह देंगे, किस तरह के लोगों को इस तरह की सेवाओं को लेना चाहिए, खासतौर से जो पेड सेवाएं मिल रही हैं कंपनियों की तरफ से?
कि पहली तो ऐसी सेवा लेने से पहले थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। दूसरी चीज, पहले आपको बेसिक्स मार्केट का पता होना चाहिए, क्योंकि आप सलाह ले रहे हैं तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, कुछ चीजें जो मार्केट की बेसिक्स होती है, पहले वो जान लेनी चाहिए कि मार्केट का ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह कैसे होता है, मार्केट में स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं, वो सभी आपको पहले जान लेना चाहिए। अगर आपको मार्केट का जीरो नॉलेज है, अगर आपने मार्केट में कभी निवेश या ट्रेड नहीं किया है, अगर आप डायरेक्टली पेड सेवा ले रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी कंफ्यूजन भरा सबक रह सकता है। क्योंकि अगर आपका एडवाइजर कहता है बाई करिए, सेल करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट लगाइए, अगर आप वो अपने अकाउंट के थ्रू नहीं कर सकते, देन अगर आप पेड सर्विसेज भी लेते हैं तो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। पहली तो चीज ये देखिए, जो पेड सर्विसेज आपके वहां से आ रही है वो अधिकृत एंटिटी से आनी चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी से आनी चाहिए, चाहे वो आरए हो गया, आरआईए हो गया, या किसी भी ब्रोकर से अगर आप पेड सर्विस लेते हैं। जैसे अगर किसी टेलीग्राम पे भी आजकल काफी ब्रोकर ने पेड सर्विस शुरू की, अगर आप पेड सर्विस लेते हैं तो उनको उनका बैकग्राउंड चेक करिए। सेकंड, आपको बेसिक जरूर आने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स मार्केट का नहीं आते, अगर सिर्फ पेड सर्विसेज के थ्रू आप बाय एंड सेल कर रहे हैं, तो भी आप उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं पता, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट आप बराबर नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए पहले मार्केट की थोड़ी जानकारी लें, पहले बेसिक्स मार्केट के समझे। अगर डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो डेरिवेटिव्स के बारे में जाने, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कॉल, पुट, एक्सपायरी, ये सभी चीज आपको पहले जान लेनी चाहिए। सेकंड, जिस एडवाइजर से आप सलाह ले रहे हैं, उस एडवाइजर का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करिए, उनका सेबी रजिस्ट्रेशन चेक करिए, फिर वापस जाने के बाद तभी उसका आप सर्विस का उपयोग कीजिए, तभी आपको उस सर्विस का भरपूर लाभ होगा। तो महत्वपूर्ण सलाह यहाँ पर अरुण जी की तरफ से दी गई है। खुद का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आप भले ही एक्सपर्ट ना बन पाए, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, लेकिन बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो थोड़ी सी खुद अध्ययन करें और उसके बाद से पता करें कि आपको किससे सलाह लेनी है। बहुत बड़ी फहरिस्त है, तो ये कम से कम आपको ये जब पता रहेगा बेसिक्स, तो आप सही एक्सपर्ट को चुन पाएंगे ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिल सकें। एक और सवाल जहाँ पर उठता है कि अब ये जो तमाम सोशल मीडिया जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे बहुत सारे जो कॉल और ग्रुप बना करके जो फर्जी ग्रुप्स होते हैं, इनके कोई ऐसा कोई मंच है जहाँ पर हम इनकी शिकायत कर सकें? या अगर मान लीजिए कहीं पे बहुत लोगों को अगर ठग लिया जाए, वो लोग कहाँ जाएं? मतलब क्या सेबी में कोई सुनवाई है या पुलिस केस करें? किस तरीके से इनकी शिकायत की जा सकती है? देखिए, सेबी के अंडर एक सेपरेट विभाग है, सेबी का आईटी सेल भी होता है, जो इनका आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट संभालता है, जो कंप्लेंट संभालता है। वहाँ पे जाके आप अपना सेबी में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आप ट्विटर के माध्यम से सेबी को टैग करके कर सकते हैं। उनकी ऑफिशियल मेल आईडी जो होती है, जो आपको सेबी के वेबसाइट पे मिल जाएंगी, दो या तीनों माध्यम से आप किसी भी माध्यम से जाके अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि आजकल सभी सुनवाई फास्ट हो रही है और ऑनलाइन हो रही है, तो आप मुझे लग रहा है अगर किसी की भी कंप्लेंट जाती है तो उसकी सुनवाई काफी तुरंत हो रही है और उस पर एक्शन भी काफी तुरंत है। एक महत्वपूर्ण सवाल अगले सवाल से पहले इस पे ऐड ऑन करना चाहेंगे। आपने एक बाकायदा फहरिस्त बताई हमें कि कौन कौन से लोग सलाह दे सकते हैं, किसके पास ये अधिकार होता है कि वो रिकमेंड करें शेयरों को। बहुत सारे लोग जैसे एनएससी की तरफ से बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, और भी छोटे मोटे शेयर बाज़ार के लिए कोर्सेज होते हैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। क्या इस तरह का कोई सर्टिफिकेट लेकर के कोई सलाह दे सकता है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग ये दिखाते हैं कि उन्होंने एनएससी से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, उन्होंने ये कोर्स किया हुआ है, तो क्या वो अधिकृत हैं सेबी के नियमों के अनुसार कि वो किसी को सलाह दे सकें? देखिए, अगर जहां तक एनएससी की बात है, काफी एनआईएसएम के कोर्सेस आपको मिलेंगे, एनसीएफएम के कोर्सेस मिलेंगे। ठीक है, हर एक चीज का, हर कोर्स का अलग अलग उसका उपयोग है। अगर कुछ देखे, डेरिवेटिव मॉड्यूल हो गया, बेसिक मॉड्यूल हो गया, वो आपको डीलर के लिए काफी जरूरी होता है। जाके अगर वॉल्यूम 11 या वॉल्यूम 12 हो गया, वो आपको रिसर्च एनालिस्ट के लिए जरूरी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एनसीएफएम, एनआईएसएम के कोर्सेस होते हैं। अगर आपको आरए बनना है, रिसर्च एनालिस्ट बनना है, रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है, तो आपको कुछ कोर्सेज एनसीएफएम, एनआईएसएम से ही करने चाहिए। जैसे 11 और 12 मॉड्यूल आपको करना चाहिए। फिर आपको सेबी को अप्रोच करना होता है, वहां से उनका सेबी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, अपने बेसिक डिटेल्स देने होते हैं, तभी आपको आरए या आरआईए का सर्टिफिकेट मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे होते हैं। हर सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है वो एनआईएसएम या एनएससी की तरफ से जो होता है, वो आपको एडवाइजर बनने के लिए बस नहीं होता है। अगर आपको एडवाइजर बनना है तो क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज तो एंट्री लेवल के होते हैं, बेसिक्स के होते हैं, कि अगर आपको मतलब अगर आपको मार्केट का बेसिक्स सीखना है तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो क्या उसको लेकर के भी कोई सलाह देने की स्थिति में हो सकता है?
बेसिक कोर्सेज से आप सलाह नहीं दे सकते। बेसिक कोर्सेज से सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपको मार्केट के बेसिक्स के लिए ही सीखने के लिए वो होगा। वो कोई अधिकृत डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको अगर आप पास कर लेते हो तो आप अधिकृत तौर पर सलाह दे सकते हैं। बेसिक्स जो होते हैं वो मेजरली रिटेल और लोगों के जो मार्केट में नए हैं उनके लिए होते हैं, खाली ताकि उनकी मार्केट में जानकारी बढ़े और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लेने से पहले उनकी प्रॉपर जानकारी उनके माइंड में। महत्वपूर्ण बात यह है कोई भी कोर्स का दावा करे, कुछ भी सर्टिफिकेट दिखाए, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उन्होंने किस विषय पर विशेषज्ञता हासिल की, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सेबी में रजिस्टर्ड हैं या नहीं। क्योंकि अगर सेबी की तरफ से उनको मंजूरी दे दी गई है, इसका मतलब सेबी ने उनके तमाम सर्टिफिकेट्स, उनके तमाम ज्ञान की पड़ताल कर ली है। अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो पेड सेवाएं देने की कतार में जो कंपनियां बहुत सारी खड़ी हुई हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी होंगी, आप भी सलाह देते हैं लोगों को, बहुत अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन ये कैसे पता करें कि कोई कंपनी वैध है या नहीं, किस कंपनी पर भरोसा करें, किस तरह की एडवाइजेज आ रही हैं, इन कंपनियों को मापने का कोई मापदंड है कि कैसे पता लगाएं कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये सही सेवाएं दे रही हैं कि नहीं? कि आजकल तो सभी चीज़ें ऑनलाइन आपको उपलब्ध है। अगर किसी भी चीज़ को आप सर्च करते हैं गूगल में जाके तो आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। और जहाँ तक एडवाइजर्स की बात है, आप सभी की साइट से जाके आप किसी भी एडवाइजर को सर्च करते हैं, वहाँ नाम से भी सर्च कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो उनकी वेबसाइट होती है, उनकी वेबसाइट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट में जाते हैं तो उनका सेबी रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें, और अगर आप सेबी के साइट पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका उनका सेबी रजिस्ट्रेशन चेक करना पड़ेगा, वेदर उनका नंबर है या नहीं। सेबी रजिस्ट्रेशन है, अगर कंपनी की वेबसाइट है वहां से आप जरूर चेक कर सकते हैं। तो आजकल सब चीजें ऑनलाइन है, इजीली आपको माध्यम से मिल जाएगा। एक छोटी सलाह और रहेगी, अगर आप किसी भी शहर में हैं तो आप ये रखें कि उसी शहर का एडवाइजर चुने या उसी जगह का एडवाइजर चुने, ताकि आपका 1-to-1 जो इंटरेक्शन हो अपने एडवाइजर से वो डेली या एटलीस्ट वीकली वंस हो सके। उससे क्या होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। सेकंड चीज जो होगी, जो आपका पोर्टफोलियो या जो अगर आप किसी कुछ सेवा अपने एडवाइजर से ले रहे हैं तो वो उसका फायदा आपको भरपूर मिलेगा। तो सेम शहर का अगर आप एडवाइजर चुनते हो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि वो टीवी चैनल से जुड़ा हुआ। टीवी चैनल पे जो तमाम एक्सपर्ट आते हैं सलाह देने के लिए, बाद में हम देखते हैं डिस्क्लेमर्स देते हैं, आप भी आते हैं, चाहे वो फॉर्मूला गुरु में हो, स्टॉक सेंट्रल में हो, 80-90 पूरे 100 में हो, तो हम आपसे कार्यक्रम के आखिर में पूछते हैं कोई डिस्क्लेमर है या नहीं। किसी एक्सपर्ट या कंपनी के जो डिस्क्लेमर्स होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, वो क्यों पूछे जाते हैं और क्यों इसका दिया जाना ज़रूरी होता है, ये जो हमारे बहुत सारे लोग जो नए एंट्री कर रहे हैं मार्केट में, टीवी चैनल में आखिरी में देखते होंगे, उनको अगर आप ये ज्ञान दे सकें तो। देखिए, डिस्क्लेमर काफी जरूरी है। सपोज मैंने कोई स्टॉक रिकमेंड किया, अगर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट उससे जुड़ जाता है, इसीलिए डिस्क्लेमर देना काफी जरूरी होता है। हो सकता है मुझे वो स्टॉक फिलहाल अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए लग रहा हो, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी हो, इसीलिए मुझे ये बताना जरूरी होता है सेबी के हिसाब से कि मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है और मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे बाय किया है। ऐसा ना हो कि पहले मैंने बाय कर लिया फिर जाके रिकमेंड किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके पर्सनल या आपके रिलेटिव्स या अपने क्लोज वन फैमिली वंस में हो तो आपको जरूर उसका डिस्क्लेमर देना चाहिए। सेकंड, अगर आपने कोई किसी इन्वेस्टमेंट में अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया है, क्लाइंट्स को एडवाइस करके रखा है पिछले कुछ दिनों में, अगर वही चीज आप टीवी पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके कहते हैं, तभी भी आपको डिस्क्लेमर देना होता है, क्योंकि वहां पे भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आपने क्लाइंट को ऑलरेडी वो निवेश की सलाह दे चुकी है और वही सेम निवेश आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी दे रहे हैं। हो सकता है वो निवेश की सलाह सेम हो, किसी को फायदा ना हो, क्योंकि ये कॉमन सलाह होती है। यूजुअली अगर मैं निफ्टी में बुलिश हूं तो मैं टीवी पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके बुलिश ही कहूंगा, ना कि बेरिश। अगर मैं अपने क्लाइंट्स को बेरिश कर रहा हूं और अपने टीवी पे आके बुलिश कर रहा हूं, तब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। इसीलिए मेरा व्यू या किसी भी एनालिस्ट का व्यू सेम हो सकता है। हम जो व्यू शेयर कर रहे हैं वो एक कॉमन व्यू होना चाहिए। ऐसा ना हो हम 50% क्लाइंट्स को बाई बोल रहे हैं, 50% क्लाइंट को सेल बोल रहे हैं। इसलिए कॉमन व्यू होना चाहिए और डिस्क्लेमर जरूरी है, क्योंकि अपना जो व्यू है वो रिपीट होते रहता है। आज भी हमने बाई दिया, हो सकता है 10 दिन बाद में भी हम बाई दें, इसलिए वो रिपीटेशन के लिए हम अपना डिस्क्लेमर किसी भी चीज के किसी भी एडवाइस के आगे चलाते हैं। तो हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि जो तमाम एक्सपर्ट आते हैं, अरुण जी समेत तमाम जो एक्सपर्ट हमारे शोज़ में आते हैं शेयर बाजार से जुड़े हुए, उसमें हम आखिर में डिस्क्लेमर क्यों लेते हैं। तो जो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई अरुण जी की तरफ से, अब अगली बार से अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे सलाह दे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो किसी के भी कहने पे कुछ भी मत खरीदिए। पैसे आपके हैं, नुकसान आपका होगा। हो सकता है कुछ एक बार आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन आखिर में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी से भी अगर एडवाइस ले रहे हैं तो पहले जांच पर रख लें, अपना ज्ञान पहले बढ़ाएं, उसके बाद ये रिसर्च करें कि किससे मुझे सलाह लेनी चाहिए। तकनीकी नज़रिया है, फंडामेंटल व्यू चाहिए, डेरिवेटिव व्यू चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी, उसके बाद ही आप सही गुरु, सही एक्सपर्ट
चुन सकते हैं। चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, और ये सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और कई सारे दर्शक बड़ी संख्या में हमें सवाल भेजते हैं। पहला सवाल रामेन चौहान जी ने भेजा है, महाराजगंज से हैं। रामेन जी नमस्कार। और रामेन जी ने माफ़ कीजिएगा, हमें जो फेसबुक के माध्यम से सवाल भेजा है, और इन्होंने कहा है सवाल में कि 10 साल पहले इन्होंने रिलायंस मनी में डीमैट खाता खुलवाया था और तभी से इन्होंने इसमें कुछ शेयर रखे हुए हैं। इसके बाद इन्होंने कोई ट्रेडिंग नहीं की है। अब यूज़र आईडी और पासवर्ड भी ये भूल गए हैं, और अगर मुझे ये शेयर बेचने हो तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जानना चाहते हैं। अब कई बार होता है कि बहुत लोग शेयर बाज़ार में एक्टिव नहीं होते हैं, कभी कुछ खरीद लिया, भूल गए, कहाँ गया यूज़र आईडी पासवर्ड। ऐसी स्थिति में जो बहुत सारे लोग जिनके पास पुराने शेयर पड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए 2 से 3 वे है जिससे आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। एक तो जो पहले कभी भी अब अगर आप अकाउंट खुलाते हैं तो आपकी ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर है वो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड आपको करना चाहिए, ताकि अगर आप अपना पासवर्ड भी भूल जाए तो अपने पासवर्ड आप जाके कंपनी की साइट से रीसेट कर सकते हैं। सपोज़ आपने अपना पासवर्ड भूल गया, अगर रिलायंस मनी में आपका डीमैट अकाउंट है, रिलायंस मनी की साइट पे जाके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, जिससे आपका जो पासवर्ड है वो या तो आपने आपके फ़ोन नंबर या फिर आपके ईमेल पे आ सकता है। पहला ऑप्शन आपके पास वो रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आप कस्टमर केयर को कॉल करें अपने ब्रोकर के, और कस्टमर केयर को अपना क्लाइंट आईडी दे और अपना नेसेसरी डिटेल्स दे अगर वो पूछते हैं आपका क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के लिए। वहां से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, जिससे आपका पासवर्ड आपके ईमेल आईडी या फोन नंबर पे आ जाए। तो ये 2 तरीके हैं जहां से आप कर सकते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप अकाउंट खोलते हैं, अगर आप 3 से 6 महीने अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं रहता है तो आपको री केवाईसी करना पड़ता है, क्योंकि नए रूल्स के हिसाब से अगर आपका किसी भी क्लाइंट का अकाउंट अगर 3 या 6 महीने एक्टिव नहीं रहता है तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है या फिर डॉर्मेंट हो जाता है। इसी वजह से अगर आपका ब्रोकर आपसे पूछे कि री केवाईसी करना पड़ेगा तो डेफिनेटली आपको री केवाईसी करना होगा। अपने जो आधार कार्ड, पैन नंबर, जो नॉमिनल डिटेल्स होते हैं वो आपको वापस अपने ब्रोकर को देने होंगे, ताकि वो आपका अकाउंट वापस रीएक्टिवेट करे। ये 2 से 3 चीजें काफी इजी है, आप इजीली अपने ब्रोकर के बात करने के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको खुद को करना है तो डेफिनेटली कंपनी की साइट पर जाके, ब्रोकर की साइट पर जाके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। आपका पासवर्ड ईमेल आईडी या फोन नंबर पे आ जाए। तो रामचंद्र जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और उन तमाम लोगों को जिनके पास कभी किसी ज़माने में पिताजी ने या किसी ने अगर शेयर छोड़ दिए या आप एक्टिव नहीं है, आपको अगर मुश्किल हो रही है तो अपने जो भी आपका ब्रोकर है उनसे बातचीत करिए, उस कंपनी से बातचीत करिए, बहुत आसानी से वो आप इसका हल जो है वो ढूंढ पाएंगे। हर्ष चुपाल जी ने हमें सवाल भेजा है उत्तराखंड पिथौरागढ़ से। इनका सवाल ये है कि इनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के IPO में 100 शेयर खरीदे थे। इनके पेपर अब उनकी किसी डायरी में मिले हैं, लेकिन उनका कोई डीमैट खाता ही नहीं था। ये पहले के ज़माने में बहुत सारे लोगों के पास डीमैट खाते होते नहीं थे, पेपर वर्क के ज़रिए काम होता था। अब इनको पता लगा है, इनके पास तो शेयर उनको मिले हैं लेकिन डीमैट अकाउंट नहीं है। ऐसे में कोई क्या विकल्प इनके पास बचते हैं? देखिए पहले तो इनके जो शेयर्स हैं वो एक डीमैट पहले उनको कराना पड़ेगा, क्योंकि उनके शेयर्स पेपर फॉर्मेट में है। सेकंड जो चीज होती है, इनके फादर के नाम पे इनके शेयर्स है तो इनको जो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है या फिर विल होती है वो जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शेयर्स आएंगे वो इनके खुद के अकाउंट में आएंगे जो कि इनके फादर के शेयर्स है। तो पहले तो ये क्या करें, अपने रजिस्ट्रार से बात करें, रजिस्ट्रार से टोटल डिटेल ले, उनकी ईमेल आईडी ले, वहां पे उनको अपने ब्रोकर से DRA फॉर्म लेना पड़ेगा जो कि डीमैट रिक्वेजिशन फॉर्म होता है। अपने ब्रोकर और अपने रजिस्ट्रार दोनों से ही तालमेल इनको बिठाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार से नेसेसरी डिटेल्स ले, उनके पास 4 से 5 मापदंड होते हैं, वो मापदंड लेने के बाद वहां से अपनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जुटाए, ब्रोकर से बात करें, ब्रोकर से डीमैट रिक्वेजिशन फॉर्म ले। सभी चीजों का एक बंडल बनाने के बाद या तो उसका सॉफ्ट कॉपी या तो पर्सनली जाके रजिस्ट्रार को दें। उससे आपको क्या होगा, वो जो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है थोड़ी बड़ी होती है, कुछ समय भी लग सकता है, 1 से 2 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं। तो इनमें जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वो सही होना चाहिए। अगर आपके पिताजी के नाम पे शेयर्स है तो डेफिनेटली आपको उनकी विल या उनके नॉमिनी डिटेल्स पे आपका नाम होना चाहिए, तभी वो शेयर्स आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होंगे। तो ये जो चीज होती है स्लो होती है, पर इनका परफेक्ट प्रोसीजर है। आपको रजिस्ट्रार और अपने ब्रोकर दोनों से ही तालमेल बना के ये आप इजीली अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं, पर नेसेसरी है कि नॉमिनी में आपका नाम हो या फिर विल या सक्सेशन सर्टिफिकेट में आपका नाम हो। चलिए, अब जो है आपको शुक्रिया करने का वक्त आ गया है अरुण जी, लेकिन जानना चाहेंगे कुछ एक ऐसी चूक जो लोग करते हैं अक्सर शेयर बाज़ार में, ख़ास तौर से जो यूथ आ रहा है, जो नए लोग आ रहे हैं, नए डीमैट अकाउंट्स खुलवा रहे हैं, क्या कुछ गलतियां हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए शेयर बाज़ार में उतरने के बाद?
देखिए पिछले कुछ दिनों में एक महीने में मैं काफी जगह जाके आया हूँ इंडिया में भी। मुझे लग रहा है कि जो नए यूथ है वो मेजरली डेरिवेटिव्स में ज्यादा उनका फोकस है। स्पेशली उनका जो फोकस है वो बैंक निफ्टी ऑप्शंस में है, जो कि वीकली जो एक्सपायरी होती है, आपको पता है एवरी जी। थर्सडे वीकली एक्सपायरी होती है। तो उनको मेजरली कॉल पुट्स फ्यूचर्स का ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है, प्रीमियम क्या होता है और टाइम डीके क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ऑप्शंस में कैसा ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस, ऐसा कुछ बेसिक्स उनको नॉलेज नहीं है। पर उन्होंने काफी टेलीग्राम चैनल्स पे, काफी इंस्टाग्राम्स पे ये सुना था कि 10 रुपए का ऑप्शन 1000 रुपए हो गया, 10 रुपए का ऑप्शन 200 रुपए हो गया, 1000 रुपए का जो उनका रिटर्न है वो 10,000 में कन्वर्ट हो गया। उन्होंने वो रिटर्न्स देखे हैं, पर उनको रेसिप्रोकल साइड भी देखना चाहिए। 1000 रुपए अगर आपने लगाए हो, 1000 के 1000 जीरो भी हो सकते हैं। और 90% ऑफ द क्राउड में यही होता है, एक या दो बार पैसा बनता है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट होता है, उनको प्रॉपर टाइम डीके की नॉलेज नहीं होती है, इसी वजह से उनके पैसे ज्यादा जाते हैं ना कि आते हैं। इसीलिए एक सलाह जरूर रहेगी, जी। जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको जो पहला रूट अपनाना चाहिए, या तो अगर उनको निवेश करना है या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं या किसी अधिकृत एडवाइजर को चुने, उनसे मार्केट के बारे में जाने, स्पेशलिटी जाने, उनके बारे में सीखे, देन ही निवेश करें। और अगर उनको ट्रेड करना है तो पहले मार्केट के बारे में जाने, टारगेट स्टॉप लॉस क्या होता है, एंट्री क्या होती है, एग्जिट क्या होता है। पहले कैश मार्केट में आए, देन ही डेरिवेटिव मार्केट में जाए। अगर आप डायरेक्टली डेरिवेटिव मार्केट में जाएंगे तो 90% चांस है कि आपके हाथ जल जाएंगे, क्योंकि एक उस डेरिवेटिव मार्केट में पैसा बनाना इतना इजी नहीं है। स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए काफी डिफिकल्टी होती है। इसीलिए अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं, पहले तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं। सेकंड, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो कैश मार्केट में करें, डेरिवेटिव मार्केट में फिलहाल से दूर रहें। उम्मीद है हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें ध्यान में मिली होंगी और आपके लिए को अलर्ट करने की कोशिश हम करते हैं, चाहे वो शेयर बाज़ार के माध्यम से हो या कोई साइबर क्राइम के माध्यम से हो। किस तरीके से आप, क्योंकि पैसे आपके हैं और आपकी छोटी सी लापरवाही से जो है आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा जागते रहो। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले, आपको धन्यवाद करने से पहले, क्योंकि आपसे शेयर बाज़ार पे अक्सर बातचीत करते हैं और दिवाली नज़दीक आ रही है, दशहरा आ चुका है, तो आपसे जानना चाहेंगे अभी शेयर बाज़ार को कैसे देख रहे हैं। ये बहुत संक्षेप में अगर आप ज्ञान दे दें, उसके बाद फिर इसको समाप्त करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला। देखिए निवेश के पर्सपेक्टिव से तो मुझे लग रहा है शेयर बाजार काफी अट्रैक्टिव है। ऑलमोस्ट अच्छा करेक्शन, 8 से 10% का करेक्शन आ चुका है। तो निवेश के पर्सपेक्टिव से नो डाउट मैं हमेशा आपको यही कहता हूं कि किसी भी गिरावट पे निफ्टी को बाई करना है, निफ्टी यानी स्टॉक्स को बाई करना है, मार्केट को बाई करना है। पर ट्रेडर के लिए काफी मुश्किल समय रहेगा आने वाले 2 महीने, जिस हिसाब से यूएस और यूरोप में डेटा आ रहे हैं, तो फ्लक्चुएशंस काफी हाई रहेंगे। आप अगर आप देख ले 200-300 पॉइंट की जो निफ्टी में मूवमेंट होती है वो यूजुअल हो चुकी है, जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलता। और ट्रेडर्स के लिए लाइफ काफी मुश्किल हो सकता है फेस्टिव सीजन में थोड़ा अच्छा रहे, पर आने वाले 1 से 2 महीने ट्रेडर्स के लिए मुश्किल रहेंगे, पर निवेशक के लिए काफी बेहतरीन मौके मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है बजट तक या जनवरी तक मार्केट वापस 18,000 तक जाना चाहिए। तो किसी भी गिरावट पे बाई करें और निवेशित रहें, और ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली अपने रिस्क रिवॉर्ड दोनों का ही ध्यान रखें और अपनी पोजीशंस को हेज करके हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, जागते रहो के इस मंच पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दशहरे की भी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। सेम टू यू।